All of you. I hope all you are good at home. Now today, what we are going to start is induce EMF and current in rectangular loop or coil moving in non-uniform field. यानी एक रेक्टेंगुलर लूप हमारा रखा हुआ है. कैसे रखा हुआ है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो ये हमने क्या मान लिया? ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर लूप है. यानी इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स के साथ में बहुत सारी क्या है इसके ऊपर लेयर्स, जिसकी हमने लेंथ मान ली कितनी है? लेट द लेंथ बी L. ये जो लूप है ये मूव कर रहा है. किसके अंदर मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. तो हमने क्या अज्यूम कर लिया? इस लूप के लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड B1 है और राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड B2 है. इस तरह से इसकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. और साथ ही साथ हमने क्या माना कि जो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो B2 से क्या है? बड़ी है. ये हमने अज्यूम कर लिया. ये हमने क्या कर लिया? अज्यूम. ये अज्यूम करने के बाद अब जब ये लूप मूव करेगा, जब ये लूप क्या करेगा? मूव, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज. ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह आगे की तरफ भी ये लूप बढ़ जाएगा. तो कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. तो हमने क्या माना कि इस लूप में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ है? डेल्टा एक्स. कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा एक्स. इज दैट क्लियर? नाउ डेल्टा एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेक्टेंगुलर लूप की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई. और B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 से क्या है? बड़ी है. अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक सिंबल हमने पढ़ा है V. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये हमने पढ़ा है. तो इसी फॉर्मूले को हम इस लूप के लिए अप्लाई करते हैं. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो अब हमें यहाँ से अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v इंटू डेल्टा टी. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई किसकी? डेल्टा एक्स की. डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट, हमने पढ़ा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला. जैसे हम B1 के लिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये क्या आएगा? B1 इंटू डी ए. B1 इंटू डी ए. अब B1 इंटू डी ए, एरिया कितना है इसका? L. और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स. तो L इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो B1 इंटू L इंटू V इंटू डेल्टा टी. ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड में. अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं कॉइल के राइट हैंड साइड में. तो ऐसे ही कॉइल के राइट हैंड साइड में कितना आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स? B2 इंटू अगेन चेंज इन एरिया, B2 इंटू L इंटू डेल्टा एक्स. दिस विल बी B2 इंटू L इंटू V इंटू डेल्टा टी. ये हमारे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाल लिया लूप के दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी. तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला. अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमें EMF फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? EMF. और EMF का हमने फॉर्मूला पढ़ा था फैराडे के फर्स्ट लॉ में. फैराडे के फर्स्ट लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू d phi by dt. क्या फॉर्मूला था? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू d phi by dt. ये फॉर्मूला उसके लॉ के अकॉर्डिंग आया था. लॉ में हमने क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. कौन सा लॉ था? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो EMF होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. फिर हमने K रखा था, वहाँ पर K की वैल्यू 1 मान ली थी. वो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था. तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं. तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू d phi by dt. d phi by dt. d phi by dt क्या है? छोटा सा चेंज, बट चेंज क्या हो रहा है? ज्यादा. जब चेंज ज्यादा होगा तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या आ गया? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. तो एप्सिलॉन EMF इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स. पहले कितना था? 5V1, बाद में कितना हो गया? 5V2. तो चेंज कितना आ जाएगा? डेल्टा 5V1 माइनस 5V2 अपॉन डेल्टा टी. तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 5V1 और 5V2 की वैल्यूज में पुट कर देते हैं ये दोनों वैल्यूज को.
तो B1 इंटू एल इंटू बी इंटू डेल्टा टी माइनस B2 इंटू एल इंटू बी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एप्सिलॉन की। और अगर ऊपर से डेल्टा टी कॉमन ले लें और एल इंटू बी भी कॉमन ले लें तो B1 माइनस B2 इंटू एल इंटू बी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई B1 माइनस B2 इंटू एल इंटू बी। तो हमारे पास EMF आ गया। क्या आ गया? EMF। EMF इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्वल्स टू B1 माइनस B2 इंटू एल इंटू बी। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल EMF। EMF अगर आ गया तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन R। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज द EMF और R क्या है? R इस लूप का क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या है? इस लूप का रेजिस्टेंस। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल्स टू B1 माइनस B2 इंटू एल इंटू बी डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? I की। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम कुछ और डेरिवेशंस करेंगे। क्या किया हमने? वापस से देख लो, एक रेक्टेंगुलर लूप था जो मूव कर रहा था। कितना डिस्टेंस में मूव किया हमने? अज्यूम किया डेल्टा x। R क्या है इसका रेजिस्टेंस? L लेंथ। B1 B2 से क्या है? बड़ा। एप्सिलॉन इक्वल्स टू d phi by dt। जब चेंज बड़ा होता है तो डेल्टा phi by dt डेल्टा t वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया तो I भी आ गया और एप्सिलॉन भी आ गया। और हमें यही निकालना है टू फाइंड द इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट कि कितना EMF प्रोड्यूस हुआ और कितना करंट इंड्यूस हुआ। हमें यही चीज फाइंड करनी थी जब एक रेक्टेंगुलर लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जब एक साइड मैग्नेटिक फील्ड अलग है और दूसरी साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अलग अलग है। दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अलग अलग है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल स्टडी द चार्ज और एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अब हम पढ़ते हैं ना। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? ये मतलब आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। क्या मतलब होता है इसका? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फैन हमें रन करना है तो जब हम फैन रन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट व्हाट हैपेंस कि जब भी हम एनर्जी को यूज करते हैं तो ज्यादातर जो पार्ट होता है एनर्जी का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। यानी जो भी वर्क या एनर्जी हम यूज करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। और हीट का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। कैसे? देखते हैं यहाँ पर। सेम जैसे अभी हमने किया, एक हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया, एक हमने क्या लिया? रेक्टेंगुलर लूप जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड P1 नीचे मैग्नेटिक फील्ड B2। B1 की डायरेक्शन भी इधर है, B2 की डायरेक्शन भी इधर है बट B1 क्या है? B2 से बड़ा। अब इस रेक्टेंगुलर लूप पे हमें टोटल नेट फोर्स निकालना पड़ेगा जब ये इधर मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो हो सकता है कि इसकी पोजीशन इस तरह से आ जाए, यानी ये क्या हो जाए? थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाए। इन दैट केस हमने डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया? डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा x। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 भी इधर और B2 भी इधर। अब नेक्स्ट थिंग, जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमें पता है कि हर डिस्प्लेसमेंट के पीछे एक फोर्स लगता है। वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास दैट वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पर
इन चारों आर्म्स के ऊपर, जो रेक्टेंगल की चारों साइड्स हैं, जो रेक्टेंगल लूप की चारों साइड्स हैं, उनके ऊपर हमने क्या एज्यूम किया, फोर्स। जैसे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इसी तरह एक फोर्स यहाँ पे, इसी तरह एक फोर्स यहाँ पर, और एक फोर्स नीचे की तरफ। लेट दिस बी F1, लेट दिस बी F2, लेट दिस बी F3 एंड दिस बी F4। 4 फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 4। तो 4 फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक F1, एक F2, एक F3 और एक F4। हम चाहें तो इनका नाम भी लिख सकते हैं आर्म्स का, जैसे हमने लिख लिया है यहाँ पर, लेट दिस बी A, B, C एंड D। ये रेक्टेंगुलर लूप है, इस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3 और F4। अब ध्यान से देखिएगा, F1 इधर लग रहा है, किधर, ये रहा। F1 फोर्स इस तरफ लग रहा है, दिखाई दे रहा है F1 फोर्स, ये क्या है यहाँ पर, F1 फोर्स। तो F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम। यानी उनके बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसको निकालने का, ILB sin थीटा, बट sin थीटा 0 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट F2 ILB, F2 के ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो sin 90, और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B1, तो sin 90 की वैल्यू 1, तो ILB1। इसी तरह F3 नीचे की तरफ लग रहा है, B2 की क्या है, परपेंडिकुलर, तो ILB2 sin 90, तो ये कितनी आ जाएगी, ILB2। F4 ILB और sin थीटा, थीटा कितना है, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो सिर्फ हमारे पास 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक F2 और एक F3, एक F2 और एक F3, बट F2 ऊपर की तरफ लग रहा है और F3 नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, तो टोटल फोर्स किसके इक्वल आएगा, F2 माइनस F3। क्यों आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। F2 कितना है, ILB1, F1 F3 कितना है, ILB2। क्या कॉमन आ गया, IL, और क्या बच गया, B1 माइनस B2। ये हमारे पास फोर्स आ गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल्स टू F इनटू D। F ऊपर अभी निकाला, IL इनटू B1 माइनस B2। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा x। तो V इक्वल्स टू हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू डेल्टा t। तो डेल्टा x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, v इंटू डेल्टा t। तो ये हमारे पास वर्क आ गया। वर्क कितना आ गया, IL इंटू v इंटू डेल्टा t इंटू B1 माइनस B2। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था, जिसमें हमारे पास किसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ये क्या है, LB इंटू B1 माइनस B2। ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की, याद है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू L इंटू V B1 माइनस B2। ये डेरिवेशन हमने देखी थी, और इसके बाद हमने I निकाला था। I इक्वल्स टू क्या आया था, L इंटू V B1 माइनस B2 अपॉन R। ये हमारे पास I की वैल्यू आई थी, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आई थी। अब देखो यहाँ पर I दिख रहा है, इंटू L इंटू B इंटू डेल्टा T इंटू B1 माइनस B2। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया। और अगर हमें हीट निकालनी है, तो हीट इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R इंटू डेल्टा T। हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू डेल्टा T। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। I स्क्वायर की वैल्यू से पुट करेंगे तो L स्क्वायर V स्क्वायर B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू डेल्टा T। एक R से एक R कैंसिल, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हीट की।
तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, इज दैट क्लियर, अपॉन आर। ये फॉर्मूला किसका होता है, हीट का। हमने सिंपल इसमें क्या किया, हमने फाइंड किया एक तो वर्क और एक क्या फाइंड किया, हीट, मैथमेटिकली। बाकी लॉ वही है और फॉर्मूले वही आएंगे एप्सिलॉन और आई के, जिन्हें हमें यूज करके किसका फॉर्मूला निकालना है, हीट का। हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। हमने 10th में पढ़ा था ओम्स लॉ में, और हमने 12th में भी पढ़ा है इसको। कौन से चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। तो इस तरह से भी डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। Is that clear? Now we will do some more derivations. First one of them is a rotating rod in uniform magnetic field. Okay, अब हम दो टॉपिक्स देखते हैं। एक टॉपिक क्या है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ इन अ मेटालिक रॉड, और दूसरा इंड्यूस ईएमएफ इन अ मेटालिक डिस्क। क्या डिफरेंसेस होते हैं पहले दोनों में वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मेटालिक रॉड ली। क्या ली हमने, एक मेटालिक रॉड। ये एक मेटालिक रॉड है। अब ये मेटालिक रॉड है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन इस तरह से ही रोटेट करेगा। इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा सर्कुलर में। अगर ये पेन इस तरह से इसको रोटेट कराए तो ये रोटेट करेगी, तो ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये क्या है, मेटालिक रॉड है। ये क्या है, मेटालिक रॉड। इज दैट क्लियर? नाउ डिस्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस? सिर्फ डायग्राम्स का डिफरेंस है, बाकी रिजल्ट सेम आता है। डिस्क जनरली सीडी डीवीडीज वगैरह आप लोग देखते रहते हैं, या शादियों की सीडी डीवीडीज वगैरह बनती हैं, तो वो भी सर्कुलर होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क पूरा मैटर का सरफेस है, यानी ये जो पूरा सरफेस है किसका बना हुआ है, मैटर का, और ये किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है इन दोनों के डायग्राम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ इन मेटालिक रॉड। तो इस रॉड की हमने लेंथ फाइंड, लेटरल लेंथ भी एल, कैपिटल एल। इसमें हमने एलिमेंट्री लेंथ, एक एलिमेंट्री लेंथ ली हमने डीएल, और ये कितने डिस्टेंस पे थी, एल डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, ये एल डिस्टेंस पे। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, लीनियर या एंगुलर। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर। लीनियर वेलोसिटी तब होती है जब आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और एंगुलर वेलोसिटी जब रोटेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या मान ली, कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा। कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा। ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ वी टेक द ईएमएफ फार्मूला। हमने पढ़ा है ईएमएफ इज इक्वल्स टू VBL। इंड्यूस ईएमएफ का हमने एक डेरिवेशन किया था छोटा सा, उसमें ये फार्मूला आया था। ये फार्मूला कैसे आया था, हमने लॉरेंज फोर्स को इक्वल टू 0 किया था, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ईएमएफ के इक्वल किया था जब स्विच किया था ऑफ था। ये डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब हमने क्या मान लिया, एलिमेंट्री लेंथ के लिए कितना है, ये डी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VBDL। VBDL ये हमारे पास क्या है, इसका लेंथ है DL। तो टोटल अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, DE का इंटीग्रेशन, डी एप्सिलॉन का इंटीग्रेशन, एप्सिलॉन। V क्या होता है, वेलोसिटी। हमें इसको चेंज करना है एंगुलर वेलोसिटी में, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। कैसे हुआ वो देख लो। V इक्वल्स टू ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई एल क्या है, सर्कमफ्रेंस, तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल, वेलोसिटी के प्लेस में। तो वेलोसिटी हट जाएगी, ओमेगा इंटू एल इंटू बी इंटू डी एल। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ओमेगा कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। ये दोनों तो बाहर आ गए, फिर क्या बचा, L और DL, इंटीग्रल ऑफ L DL। L क्या है, एलिमेंट्री लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू कैपिटल L। L का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
एल स्क्वायर अपॉन 2, एल स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मूला याद है 0 टू एल इसका इंटीग्रेशन, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन 2, ये ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर हमें चेंज करना है थोड़ा बहुत, तो हम इसको चेंज करते हैं, कैसे देखो यहाँ पर ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू पाई इंटू एल स्क्वायर इंटू बी अपॉन टी, पाई इंटू एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो ये क्या हो जाएगा एरिया, तो बी ए इंटू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी ए एफ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी, ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा किसका ईएमएफ का, कौन किसका मेटालिक रॉड, जब वो किसके अंदर रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दिस फॉर्मूला वी विल यूज डायरेक्टली इन न्यूमेरिकल्स, जब हमें एक मेटालिक रॉड रोटेट करके भी बताई जाए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इज दैट क्लियर? वापस देखते हैं डेरिवेशन को। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था एप्सिलॉन इक्वल्स टू वीबीएल, बट एलिमेंट्री लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए डीएल के लिए, तो डीएल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा डी एप्सिलॉन इक्वल्स टू वीबीडीएल। टोटल निकालना है तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन, डी एप्सिलॉन का इंटीग्रेशन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा एल इनटू बी डी एल, एल डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स पुट की और सॉल्व करें। इज दैट क्लियर? ये डेरिवेशन इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए आता है। करंट निकालना तो करंट के लिए सेम वही कंसेप्ट है, I is equals to epsilon upon R. Next, induce EMF in a metal disc. डिस्क के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फैराडेज सेकंड लॉ। क्या पढ़ा था हमने उसमें? the EMF is equals to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. तो एप्सिलॉन is equals to d phi. phi क्या होता है? ba cos थीटा, और मैक्सिमम अगर होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1, तो dba अपॉन dt। तो एप्सिलॉन is equals to dba अपॉन dt। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू b d by dt ऑफ a। अब एरिया भी डिस्क का क्या होगा? कांस्टेंट। ये तो नहीं है ना कि आप BCD को या DBD को रख देते हैं काफी टाइम तक तो उसका मास क्या, उसका एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है? नहीं होता। तो एरिया भी क्या है? कांस्टेंट। और अगर टोटल टाइम t के इक्वल है, अगर एरिया टोटल A है तो dA का टोटल एरिया A हो जाएगा और dt किसके इक्वल हो जाएगा? t के। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा? BA अपॉन t। 1 अपॉन t किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा? BA इनटू f। BAF ये किसका फॉर्मूला आ गया? अगेन इंड्यूस ईएमएफ इन मेटालिक डिस्क। तो मेटालिक डिस्क और मेटालिक रॉड जब दोनों रोटेट करते हैं किसके अंदर? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो दोनों का ईएमएफ क्या रहता है? सेम आता है। कितना आता है? B इंटू ए इंटू एफ और B इंटू ए इंटू एफ। तो दोनों का ईएमएफ क्या आएगा? सेम आएगा। और अगर रेजिस्टेंस गिवन होगा तो हम डायरेक्टली I इक्वल्स टू क्या लगा देंगे? I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R। अब हम लोग एक डेरिवेशन और देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? Induce EMF due to rotation of rectangular coil in uniform magnetic field। अभी हमने सारे पढ़े वो मूविंग। हमने सबसे पहले पढ़ा रेक्टेंगुलर कॉइल जब वो क्या कर रही है? मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फिर हमने पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन। फिर हमने पढ़ा मेटालिक रॉड जब रोटेट करती है तो कितना EMF इंड्यूस होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेटालिक डिस्क जब रोटेट करती है तो कितना EMF प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल जब रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले ये जनरेट कहाँ होती है?
एक डायग्राम बना लो छोटा सा, याद करने की कोशिश करना, कभी देखा हो या कभी सुना हो इसके बारे में। तो ये डायग्राम इधर क्या रखा हुआ है, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और इसके बीच में ऐसा कुछ रखा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ये आर्मेचर हमारे पास है और ये उसकी क्या है, एक्सिस है, और ये कितने स्पीड से घूम रहा है, हमने मान लिया ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा है। याद आया, हमने पढ़ा था एसी जनरेटर क्लास 10th के अंदर। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज आती है डिवाइस, उसे क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। तो ये क्या है, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसके बीच में क्या रखा हुआ रहता है, रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या रखा हुआ रहता है, रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप। तो ये लूप किस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से। कितनी स्पीड से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब ये रोटेट कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है कितना, थीटा। यानी हमने इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया है, हमने रिप्रेजेंट किया है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि एंगल जो हमारा कॉइल है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है और जो एक्सिस है वो इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। तो ये थीटा आ गया हमारे पास। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है। अब फ्लक्स निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस पर यूनिट टाइम। वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में। क्या पढ़ा, फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए या फिर बी डॉट ए, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा तो बी डॉट ए। डॉट अगर आता है तो एंगल कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। ये क्या आ गया, फ्लक्स। बट थीटा ये एंगल है, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आता है। हमारे पास थीटा आ गया, इस थीटा की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बी ए कॉस ओमेगा टी हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, फ्लक्स। अब फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के सेकंड लॉ में हमने देखा कि जो ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो एप्सिलॉन कौन से लॉ से, सेकंड लॉ, किसका, फैराडे का। फैराडे के सेकंड लॉ में हमने देखा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी फाई बाय dt। तो फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या आएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन dt। यानी अब हमें टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हमारे पास आ गया बी ए कांस्टेंट हो गया तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, वो भी माइनस साइन के साथ। बट थीटा के साथ और क्या लिखा हुआ है, साइन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा टी इंटू थीटा। जो भी टी का कॉफिशिएंट होता है, अगर हम इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो भी टी का कॉफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई में। डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था 11th में, और मैंने कहा भी था कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स का आपको ध्यान से ध्यान रखना है।
तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया cos ओमेगा टी का। तो ईएमएफ कितना आ गया? बी ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो एप्सिलॉन मैक्सिमम क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा बी ए। और अगर सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा इंटू बी इंटू ए। इसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा इंटू बी इंटू ए। और ये क्या है हमारे पास? टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स से हमने क्या निकाला? ईएमएफ। इज दैट क्लियर? वापस देखो एक बार। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, बी डॉट ए। डॉट का मतलब cos थीटा, तो बी ए cos थीटा। तो ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी। तो phi b इज इक्वल्स टू बी ए cos ओमेगा टी। तो बी ए cos ओमेगा टी हमारे पास आया। इसको हमने फैराडे के सेकंड लॉ में पुट किया, और सेकंड लॉ में पुट करने के बाद हमने एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ए डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमने डिफरेंशिएशन किया, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दिया, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 जो होती है वो हमने रख दी। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा इंटू बी इंटू ए। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या है? एरिया। तो इन सभी वैल्यूज को जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ। इसके अंदर ड्यू टू रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल और लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी about eddy currents, self induction, mutual induction. All these topics we will cover in our next class. I hope आप लोग को समझ में आ रहा। कोई अगर समझ में नहीं भी आया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली मुझे, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपका यूनिट टेस्ट है, पता है आप लोग को 18th को फर्स्ट 4 चैप्टर्स का, उसमें एक न्यूमेरिकल है, बाकी सब थियोरेटिकल पोर्शन है, तो ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट आता है तो पूछिए। Thank you all of you. Have a nice day.